Hello and welcome to Go IS or the Nerd Junction, a channel where knowledge meets fun. Today we are beginning with Sociology Optional Paper 1, Unit 3, Part A. Let's directly jump into the syllabus. We are done with Paper 1. We have completed Unit 1. We are done with Unit 2. And right now we are beginning Unit 3, Part A, which is qualitative and quantitative methods. But before we start, I just have one quick thing to say. I read today, I was doing some live reading and I read this, the time flies by, okay? Because sometimes it seems like ना कि टाइम बहुत जल्दी जा रहा है, बहुत जल्दी से उड़ रहा है यार. अभी तो स्टार्ट करा था और अभी देखो समय ख़त्म भी होने को आ रहा है, एग्ज़ाम लग रहा है, पास आते जा रहा है, कैसे होगा कोर्स कंप्लीट. टाइम विल ऑलवेज फ्लाई बाय until and unless you give your brain something to do, something new to do. क्योंकि your brain only tends to remember and only perpetuates a moment अगर उसको कुछ नया मिला है. रूटीन से क्या होता है, ये टाइम जाने वाली फीलिंग आने लग जाती है. बहुत ज़्यादा रूटीन जब हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम तुम्हारा रूटीन तोड़ के कुछ भी करना बंद कर दो, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव योर सेल्फ अ ब्रेक. Go and meet your friends if you can. Read a book. ऐसे नहीं बोल रही कि पूरा बुक एक दिन में पढ़ने बैठो. Like read a few pages. Read the newspaper. Try to do something else. Try to move out of your routine so that this feeling stops. And when this feeling stops, trust me, you feel better. You are more productive, and your brain always feels at peace. So this is something that you will have to do if you don't do it right now. Don't be so strict with your routine कि अपने पे इतने harsh हो रहे हो that you're not giving time to anything else. This is not how you can sustain. Anyway, let's start with our handout. So this handout, as usual, has been uploaded on the Telegram channel, the link to which has been provided in the description below. Go and download it. The handout is pretty good. I worked really hard on it because I know ये जो रिसर्च मेथड्स और एनालिसिस वाला यूनिट है, इस पर बहुत सारा कंटेंट एक जगह इकट्ठा नहीं मिलता है. बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि तुम्हारे सारे PYQs तो बन ही जाएँ, उसके साथ साथ देयर वोंट बी एनीथिंग मिसिंग, कि मतलब इन टॉपिक्स के बियॉन्ड कुछ करने की तुमको ज़रूरत नहीं लगेगी. इट इज़ अ वेरी वेरी वेल थॉट आउट हैंड आउट. सो गो एंड डाउनलोड इट. ऑल्सो वन मोर रिक्वेस्ट, कीप अ पेन विद यू. कीप अ पेन व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस. मैं 1 या 2 पॉइंट्स यहीं पे ऐड कराती रहूँगी, बार बार लिखवाती रहूँगी. यू नीड टू ऐड दोज ऑन योर ओन. अब क्योंकि मैं हैंड आउट के अंदर हर चीज़ लिख के नहीं दे सकती, क्योंकि सब लोगों को कुछ कुछ बेसिक समझ में आता है, लेकिन अगर नहीं आता है तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा बोल के मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ यहीं पे ऐड कर लो. ओके, सो लेट अस बिगिन. पहला टॉपिक जो है इसके अंदर वो है क्वान्टिटेटिव रिसर्च. व्हाट इज़ क्वान्टिटेटिव रिसर्च? अब क्वान्टिटेटिव रिसर्च होती क्या है? बेसिकली इट इज़ दिस सिस्टम. अब यहाँ पे डेफिनेशन बोला है, यहाँ पे तुम खुद लिखो या तो डेफिनेशन, या फिर अगर नहीं भी लिख रहे तो याद करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन लिख के छोड़ दिया है कि यू कैन रिकॉल क्वान्टिटेटिव रिसर्च क्या होती है. इट इज़ द सिस्टमैटिक कलेक्शन. सिस्टमैटिक होगा, ठीक है. सिस्टमैटिक कलेक्शन. कलेक्शन के बाद क्या करोगे? एनालाइज करोगे, और एनालाइज के बाद क्या करोगे? इंटरप्रेट करोगे. तो इट इज़ दी फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन, फिर एनालिसिस, और एनालिसिस के बाद उसका इंटरप्रिटेशन. किस चीज़ का? न्यूमेरिकल डेटा का, क्योंकि वो क्वांटिटेटिव है. क्वांट वर्ड है ना, क्वांट से क्या याद आ रहा है? नंबर्स, राइट. तो इट इज़ द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा टू अंडरस्टैंड व्हाट वुड यू लाइक टू अंडरस्टैंड. सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो क्या? समझना चाहोगे सोशल फिनोमेना, ठीक है. टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमेना एंड एस्टैब्लिश स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप्स. स्टैटिस्टिकल क्यों? अगेन इट्स क्वान्टिटेटिव रिसर्च. ईजी पीसी, समझ में आ रहा है. इसको याद करने की ज़रूरत थी नहीं, इसलिए मैंने लिखा नहीं. अगर फिर भी कुछ वर्ड्स लगे तुमको तो तुम इसके आगे ऐड कर लो. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च. पहला कैरेक्टरिस्टिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग. अब पहले बताओ हाइपोथेसिस होती क्या है? हाइपोथेसिस इट इज़ लाइक अ टेंटेटिव स्टेटमेंट. इट इज़ लाइक क्या? इट इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट. टेंटेटिव मतलब जो फिक्स नहीं होता, मतलब जो सच हो ही ज़रूरी नहीं है, ठीक है. एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है रिसर्चर के अजम्पशन को. मेरा कोई अजम्पशन, सपोज करो मैं रिसर्चर हूँ, देन आई मस्ट हैव सम अजम्पशन अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स या फिर मोर वेरिएबल्स. चलो इसका एग्जाम्पल लेती हूँ अगर इसे समझ नहीं आ रहा है तो. सपोज करो मेरा हाइपोथेसिस था कि स्पाइसी
फूड मेक्स पीपल डांस बेटर। ये मेरा हाइपोथेसिस है, स्टूपिड है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मेरा हाइपोथेसिस ये है कि जब, या फिर छोड़ो ऐसा मत लो, ये लो कि पीपल हु ईट स्पाइसी फूड ड्रिंक मोर वाटर। ये मेरा हाइपोथेसिस है, ठीक है। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है। पीपल हु ड्रिंक स्पाइसी फूड, हो सकता है उनको आदत हो, वो नहीं पीते हो ज़्यादा पानी, या फिर देखेगी तो हमें पता चले कि जो स्पाइसी फूड खाते हैं वो कम पानी पीते हैं एक्चुअली, रिसर्च करने के बाद। बट दिस इज़ माई हाइपोथेसिस, दिस इज़ माई assumption, रिसर्चर्स assumption अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे दो वेरिएबल क्या देख रहे हैं, एक तो स्पाइसी फूड और एक वाटर। इनके बीच का रिलेशन ही तो है कि अगर स्पाइसी फूड इंक्रीज हो रहा है तो वाटर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, यही तो मेजर कर रहे हैं अपन, राइट। सो दिस इज व्हाट अ हाइपोथेसिस है। अब इसको टेस्ट कैसे करते हैं? टेस्ट पहली बात बताओ कब कर पाओगे, कैसे करते हैं वो तो चलो बाद में आएगा। what will qualify as a good hypothesis? Well, a good hypothesis should be clear, एकदम क्लियरली वर्डेड हो। इट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे मैंने एक हाइपोथेसिस बनाई थी वो एकदम क्लियर थी, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, प्लस इट वॉज टेस्टेबल। मैं उसे टेस्ट कर सकती थी ना। टेस्ट कैसे करूँगी? मैं देखूँगी कि मैंने पहले देखा कि यहाँ पे 5 लोग हैं, इनको मैंने पहले स्पाइसी फूड नहीं दिया, मैंने देखा अच्छा है कितना पानी पी रहे हैं। उसके बाद आई गेव देम स्पाइसी फूड और देन आई ऑब्जर्व कि अब ये कितना पानी पी रहे हैं। सो दिस इज हाउ आई डिटरमाइन, आई टेस्ट माई हाइपोथेसिस एंड इट इज़ अ वेरी ऑब्जेक्टिव वे टू टेस्ट इट। तो a good hypothesis should be clear, straightforward and testable। चाहो तो यहाँ पे 3 arrows बना के लिख दो, clear, straightforward and testable। Okay, let's move on to the next thing, experimental design। अब क्या होता है, जो रिसर्चर्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं रिसर्चर हूँ तो वी मेजर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स बिफोर एंड आफ्टर एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। जो मैंने ऊपर करा था ना कि मैंने 5 लोगों का पहले देखा फिर बाद में देखा, वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ही है। मैंने पहला देखा, वो बोलते हैं ना बिफोर एंड आफ्टर, तो बस वही, पहले मैंने बिफोर देखा, मैंने आफ्टर देखा और फिर मैंने एनालाइज कर लिया, ठीक है। तो ये मैंने देखा कि अगर इसके बाद ये पहले बिफोर ये था जब मैंने कुछ भी नहीं दिया था, आफ्टर ये जब मैंने स्पाइसी फूड दे दिया, ठीक है। तो ट्रीटमेंट जो दे दिया है मैंने, मतलब आफ्टर आई हैव गिवन देम स्पाइसी फूड, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट, ये देखना है मुझे दोनों वेरिएबल्स पे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड थिंग, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट। ऑब्वियसली बात है क्वांटिटेटिव रिसर्च है, ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट में तो हेल्प करेगा ये, ठीक है। देन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑलरेडी डन, वेरी अंडरस्टूड। कॉजल रिलेशनशिप्स, कॉजल रिलेशनशिप्स क्या होती है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। वी हैव टू डिटरमाइन इफ अ पर्टिकुलर थिंग इज कॉजिंग समथिंग, और ये जो चीज़ हो रही है उसी चीज़ का इफेक्ट है या नहीं। सपोज करो कॉज था स्पाइसी फूड इस केस में, ठीक है, और इफेक्ट क्या था? मोर वाटर। तो हमको ये डिटरमाइन करना है कि जो कॉज है इसी की वजह से ये इफेक्ट हो रहा है या नहीं, ठीक है। दिस इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या फिर कॉजल रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज कॉजल रिलेशनशिप के बाद वाइड स्कोप। ऑब्वियसली बात है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी और सोशियोलॉजी में होगी, इट विल, क्योंकि वो क्वांट पे बेसिस है, वो नंबर पे बेसिस है, इट इज़ सुटेबल फॉर स्टडिंग फिनोमिना ऑन ए लार्ज स्केल। अब अगर मैं हर एक की इमोशंस पे बेस करती, मैं एक नंबर्स पे बेस नहीं करती अगर इस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सॉरी, इस रिसर्च को, देन आई वुड हैव बीन एबल टू मे बी डील विद ओनली 3 पीपल। अगर मैं हर जने का इंटरव्यू ले रही होती फॉर एन एग्जाम्पल, तो हो सकता है मैं 3 लोगों को कवर कर सकती हूँ। लेकिन अगर क्योंकि बस मुझे कंपेयर करना है कि ज़्यादा पानी पी रहा है, कम पानी पी रहा है, मुझे सिर्फ ऑब्जर्व करना और देखना है, या फिर मेरे को और कोई ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट का तरीका यूज़ करके ये चीज़ देखनी है, तो इट इज़ वेरी ईजी टू डू एंड इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर स्टडिंग अ लार्ज स्केल फिनोमिना ऑल्सो। तो इसलिए इसका वाइड स्कोप होता है। इट इज़ ऑब्वियसली बात है ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक तो होगी ना। द लास्ट थिंग इज डिडक्टिव अप्रोच। अभी डिडक्टिव अप्रोच का क्या मतलब होता है? देखो 2 टर्म्स होती हैं, डिडक्टिव और एक टर्म है इंडक्टिव, राइट। दोनों टर्म सुनी होंगी। वेल, डिडक्टिव का मतलब क्या हुआ? जैसे इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक मैप है, ठीक है, उस पर ऐसे बड़ा सारा एक्स बना हुआ है, ये ट्रेजर मैप है, इस पर बड़ा सारा एक्स बना हुआ है। एक्स का बना हुआ मतलब क्या है? यहाँ पे खजाना होगा। अब डिडक्टिव अप्रोच का मतलब क्या हुआ? यू फॉलो दिस मैप स्टेप बाय स्टेप टू फाइंड दैट ट्रेजर, ठीक है। तो अपन भी यही करते हैं, वी स्टार्ट विद द हाइपोथेसिस एंड टेस्ट इट विद द डेटा, स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं एंड देन वी फाइंड कि सही है या नहीं। सो वी फॉलो अ डिडक्टिव अप्रोच। दिस इज व्हाट अ डिडक्टिव अप्रोच इज। अब इंडक्टिव क्या होती है? यू विल कॉमेंट दिस इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। वैसे हम कवर कर ही लेंगे कुछ देर में, लेकिन फिर भी नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इम्पॉर्टेंस। अब इम्पॉर्टेंस क्या है क्वांटिटेटिव रिसर्च की? ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये इंपॉर्टेंस है।
इंपॉर्टेंस हुई, एक तो ऑब्जेक्टिविटी देगी, ऑब्वियसली बात है, इट विल मेक द रिसर्च मोर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तो होंगी नहीं, नंबर से डील करे ऑब्जेक्टिव ही होगा। रेप्लिकेबिलिटी, रेप्लिकेबिलिटी क्या होती है कि मैं इसे रेप्लिकेट कर सकती हूँ या नहीं, मैं इसको रेप्लिकेट कर सकती हूँ या नहीं। अब जैसे कि जस्ट लाइक आर फेवरेट सुपर हीरो, मतलब मेरा फेवरेट सुपर हीरो स्पाइडरमैन, क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑल्सो स्ट्राइव फॉर ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। दे रिलाई ऑन स्टैंडर्डाइज डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, मेकिंग श्योर एवरीबडी गेट्स द सेम आंसर नो मैटर हु इज डूइंग द रिसर्च। हर जने को सेम आंसर मिलेगा, कोई भी रिसर्च कर रहा हो, तो मतलब वो रेप्लिकेबल है, ठीक है, सॉरी मतलब वो ऑब्जेक्टिव है। और रेप्लिकेबल का मतलब क्या हुआ कि कोई भी रिसर्चर कर रहा है इस स्टडी को रेप्लिकेट कर सकता है, कोई भी रिसर्चर, दूसरा रिसर्चर भी इस स्टडी को रेप्लिकेट कर पा रहा है, दैट इज व्हाट रेप्लिकेबिलिटी इज, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरलिज, आई एम वेरी बैड एट प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड, आई डोंट नो व्हाई, बट इट इज जनरलाइजेबिलिटी, ठीक है। अब जनरलाइज क्या होता है, मैंने सपोज करो मैं जनरलाइज कर पा रही हूँ फॉर अ बिगर लार्जर एट ए लार्जर स्केल, मैंने किया इतने लोगों के लिए टेस्ट, लेकिन मैं बोल सकती हूँ कि हाँ क्योंकि ये वाली इतने लोगों के लिए ट्रू होल्ड कर रही थी, तो हाँ ये बाकी लोग हैं इनके लिए भी ये चीज़ ट्रू ही होल्ड करेगी, दैट इज व्हाट जनरलाइजेबिलिटी इज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। ऑब्वियसली बात है अपन को ऑब्जेक्टिव रिसर्च, सॉरी द क्वांटिटेटिव रिसर्च वो ऑब्जेक्टिव होती है नेचर में, तो इट विल हेल्प अस आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। सपोज करो मैं यही मेजर कर रही हूँ कि पॉवर्टी अभी इस टाइम इस ईयर इतनी थी, उसके बाद इतनी हो गई, और मैंने देखा अगर ये वाली स्कीम लाई थी उसके बाद एक स्टीप सा डाउनफॉल हुआ था, तो आई कैन एनालाइज एंड आई कैन आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन डिफरेंट सोशल फिनोमिना विद द यूज ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। Establishing causality already discussed, statistical analysis already discussed, policy implications। अब देखो कैसे पता चलेगा कोई पॉलिसी इफेक्टिव है या नहीं, पॉलिसी इफेक्टिव है या नहीं वो कैसे पता चलेगा। देखो सपोज करो मैं मेजर कर रही हूँ किसी आउटकम को, सपोज करो मैं मेजर कर रही हूँ इनकम, ये जो मेजर्ड आउटकम है, मेरा जो आउटकम है इसके अंदर वो है मैं इनकम मेजर कर रही हूँ, ठीक है। और मेरा कुछ प्री डिफाइंड गोल भी होगा कि कितनी इनकम पे पहुँचना था मुझे। अब जो इनके बीच का डिफरेंस है ना, ये तो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, और इनका जो डिफरेंस है उसी से डिटरमाइन होगा कि हाँ जो चीज़ है हमारी पॉलिसी है वो इफेक्टिव है या नहीं। कैसे, चलो मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो आई हैव डिसाइडेड कि आज मैं 500 लोगों को खाना खिलाऊंगी, ठीक है, मेरी सरकार है, मैंने डिसाइड किया कि मैं आज के दिन 500 लोगों को खाना खिलाऊंगी। खाना है 12 रुपये पर प्लेट, तो मतलब कितना हो गया 6000 रुपये खर्चा। ये मेरा प्री डिफाइंड गोल था कि ठीक है इतना मेरा खर्चा होना चाहिए। मैंने देखा, मैंने आउटकम मेजर किया, मैंने देखा आज तो मेरी जेब से 5000 रुपये उठे, ठीक है। और क्योंकि अब मेरी जेब से 5000 रुपये उठे हैं मतलब 1000 रुपये कम उठे, मतलब मैंने सब लोगों को तो 500 के 500 लोगों को खाना नहीं खिलाया होगा, मतलब मेरी पॉलिसी फेल हो गई, इट हैज़ नॉट बीन इफेक्टिव। दैट इज हाउ हम पॉलिसी इम्प्लीकेशंस देख सकते हैं। देन ऑफ कोर्स सोशल ट्रेंड्स एंड चेंजेस, इट इज समवॉट लाइक पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स ओनली, तो सोशल ट्रेंड्स और चेंजेस भी देख सकते हो। देन लार्ज स्केल सर्विस के अंदर भी बहुत यूजफुल होती है ये। ऑब्वियसली बात है लार्ज स्केल सर्वे होगा तो अपन को ऑब्जेक्टिव भी करना पड़ेगा, उसे अगर हम सब्जेक्टिव करने लग जाएं तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च रही नहीं, वो तो वैसे भी क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाएगी, और वो हम कर नहीं सकते लार्ज स्केल पे। अब मैं सेंसस में जाके हर जने से तो ये नहीं पूछ सकती ना कि आपको कैसा लग रहा है, आप ये बताओ आपको इस चीज़ के बारे में कैसा फील होता है, इस पॉलिसी के बारे में। आई कांट डू इन डेप्थ इंटरव्यूज, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन आस्क फॉर लाइक अ सेंसस मेथड कि हाँ मुझे बता दो कि वाली जो चीज़ है वो सही लग रही है या नहीं, आपके घर में कितने बच्चे हैं, आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो डायरेक्टली आंसर हो सकती है वो मैं पूछ सकती हूँ, राइट। देन मेजरिंग सोशल इंडिकेटर्स, अगेन ऑब्वियसली बात है इस चीज़ के लिए भी मुझे एक ऑब्जेक्टिव सा स्टांस ही चाहिए। So we are done with the first topic. Now let's start with the second topic, which is stages in quantitative research. First stage is obviously problem formulation. पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन तो करना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम पे हम रिसर्च करना चाहते हैं। तो इन दिस स्टेज यू विल पोज अ रिसर्च क्वेश्चन एंड यू विल बी एम्फेसाइजिंग द एप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट्स। देन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमने क्वेश्चंस पोज करे हैं वो बहुत कॉम्प्रहेंसिव और प्रैक्टिकल हो। अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लोगे जिसका आंसर कर ही नहीं सकते हैं ऑब्जेक्टिव तरीके से तो कोई सेंस नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन पूछ लोगे जिसके बहुत आंसर्स हो सकते हैं, सपोज करो उसका येस भी हो सकता है नो भी हो सकता है, अगर वो येस नो फॉर्मेट में है तो भी कोई सेंस नहीं है, बिकॉज देन इट विल नॉट बी ऑब्जेक्टिव। क्रिटिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर टू स्पेसिफाई द हाइपोथेसिस एंड वेरिएबल्स, फिर क्रिटिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा, ठीक है। एंड देन क्वांटिटेटिव डिडक्टिव स्टडीज स्टार्ट विद द hypothesis while inductive qualitative studies allow the hypothesis to emerge naturally। अब क्रिटिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो होपफुली समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने समझाया नहीं है क्या होता है क्रिटिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर। चलो ऐसा करो, somebody write it in the comment box कि क्या होता है क्रिटिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अगर नहीं आया होगा तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेक दिस।
एनीवे चलो डिडक्टिव और इंडक्टिव नहीं समझ में आता है बहुत लोगों को, ये समझा देते हैं। सपोज करो ये जो था, सपोज करो मैंने ये हाइपोथेसिस रखा था कि जो स्पाइसी फूड खाते हैं उससे, जो स्पाइसी फूड खाते हैं वो ज़्यादा पानी पीते हैं, दे ड्रिंक मोर वाटर, दिस वॉज माई हाइपोथेसिस। ठीक है, अब इसको टेस्ट करने के लिए मैंने क्या करा था, जो भी मेथड यूज़ करा कि पहले मैंने इससे इसको कंपेयर करा और उसके बाद आई रीच द कंक्लूजन कि हाँ भाई ऐसा ही होता है कि स्पाइसी फूड जो खा रहे हैं वो ज़्यादा पानी पीते हैं एंड दैट इज वाई दिस हाइपोथेसिस वाज करेक्ट ऑफ माइंड। तो ये क्या था, डिडक्टिव मेथड था। अब इंडक्टिव क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा। सपोज करो मेरे को पता ही नहीं हाइपोथेसिस क्या है, आई डोंट हैव अ हाइपोथेसिस, आई जस्ट ऑब्जर्व पीपल हु आर ईटिंग स्पाइसी फूड एंड आई सी हाँ यार जो भी स्पाइसी फूड खा रहे हैं ना वो ज़्यादा पानी पी रहे हैं, एंड देन आई केम टू द कंक्लूजन कि जो स्पाइसी फूड खाते हैं वो ज़्यादा पानी पीते हैं। अब दोनों पे सेम ही चीज़ हुई, उस पर भी ये चीज़ वेरीफाई हुई थी, उनकी हाइपोथेसिस पहले से थी एंड देन आई वाज टेस्टिंग दैट हाइपोथेसिस। इन दिस केस देयर वाज द हाइपोथेसिस वाज नॉट एग्जिस्टिंग पहले से एंड देन आई ऑब्जर्व्ड पीपल्स बिहेवियर एंड देन आई केम टू द कंक्लूजन कि नहीं, तो ये हो गया इंडक्टिव। ठीक है, जहाँ पे हाइपोथेसिस पहले से नहीं है। और क्वांटिटेटिव के अंदर क्या होता है, बेसिकली दे आर डिडक्टिव स्टडीज। ठीक है, व्हेन अ हाइपोथेसिस इज अ प्री डिटरमाइंड थिंग, जो एक टेंटेटिव सा डेटा होता है वो पहले से होता है एंड देन आई टेस्ट इट एंड वेरीफाई इट इफ इट इज करेक्ट और नॉट। सेकेंड चीज इज कंसेप्चुलाइजेशन इन क्वांटिटेटिव इंक्वायरी। अब कंसेप्चुलाइजेशन क्या होता है, सपोज करो मुझे किसी भी चीज़ को रियल फॉर्म में लाना है, मुझे चेक करना है। सपोज करो जैसे वेबर का वो जो था प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म वाली बुक के अंदर, सपोज करो उसको ये चेक करना था कि क्या रिलीजन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है या नहीं। अब इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है या नहीं वो कैसे चेक करूँगी, क्या मैं रिलीजन का इकोनॉमी पे इन्फ्लुएंस कैसे देखूंगी। अब इकोनॉमी में भी तो कुछ वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे ना। सपोज करो मैंने जीडीपी देखा, सपोज करो मैंने मार्केट स्पेंडिंग देखी, सपोज करो मैंने उनकी इनकम देखी, तो ये जो कुछ वेरिएबल्स जो मैंने लिए ना, यही मेरे कॉन्सेप्ट्स हुए। तो द कॉन्सेप्ट्स हेल्ड बाय द रिसर्चर आर कॉल्ड वेरिएबल्स, जो कि हाइपोथेसिस के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं। उन्हीं के बीच का कोरिलेशन तो हाइपोथेसिस चेक करती है। ठीक है, और रिसर्चर्स इन्हीं के रिलेशनशिप्स देखते हैं, इन वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स दे रखे हैं जो कि हम आगे बहुत डिटेल में करेंगे, तो इसके अंदर मैं कवर नहीं करी, यू कैन रीड इट इफ यू लाइक राइट हियर। ठीक है, देन ऑपरेशनल डेफिनेशंस, क्योंकि वेरिएबल एक टॉपिक ही आएगा आगे पूरा, तो वील बी डीलिंग विद दैट लेटर। ठीक है, एंड देन ऑपरेशनल डेफिनेशंस। ऑपरेशनल डेफिनेशंस ब्रिज द गैप बिटवीन कंसेप्चुलाइजेशन एंड मेजरमेंट इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। बेसिकली ये करती क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को कन्वर्ट कर देती हैं इनटू ऑब्जर्वेबल यूनिट्स दैट कैन बी मेजर्ड एंड इवैल्यूएटेड। अब कोई बहुत एब्स्ट्रैक्ट सा कॉन्सेप्ट है, रिलीजन है, अब इसको मैं कैसे मेजर करूँगी, तो मैं ऑपरेशनल डेफिनेशन यूज़ करूँगी और मैं with the help of an operational definition of religion, I'll try to measure रिलीजन ना। ऐसे रिलीजन मेजर थोड़ी कर सकते हैं कि रिलीजन क्या है भाई, रिलीजन कितना हो रहा है, पर मैं रिलीजन को हम कितना रिलीजियस है वो कैसे मेजर करूँगी। मैं इससे मेजर कर सकती हूँ कि अच्छा मंदिर में कितने दिन जाता है, अच्छा सपोज करो मंदिर नहीं तो सपोज करो कि कितनी बार दिन में प्रे करता है, अच्छा लेट्स सी कि ये कितने जो इनके जो टेनेट्स है, जो भी रिलीजन के टेनेट्स हैं उनको मानता है नहीं मानता है। सो आई विल ऑब्जर्व सर्टेन operational things about the abstract concept and I will conceptualize this, I will bridge the gap between conceptualization and measurement। ठीक है, अब देखो रिसर्च के अंदर तुमने पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर दी और उसके बाद तुमने स्टडी स्टार्ट कर दिया, जो भी डेटा आ गया और तुमने कंसेप्चुलाइजेशन के थ्रू तुमने डेटा भी निकाल लिया एंड देन यू इवन केम टू अ कंक्लूजन। पर एक प्रॉब्लम फिर भी हो सकती है, देयर कैन बी मेजरमेंट एरर्स। अब मेजरमेंट एरर्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक है सिस्टमैटिक एरर्स, एक है रैंडम एरर्स। जो सिस्टमैटिक एरर्स है ना, दे विल बी रिकरेंटली हैपनिंग। ठीक है, एंड वो कंसिस्टेंटली डायरेक्टेड होंगे सेम डायरेक्शन में, मतलब एक शॉर्ट फॉल है, एक शॉर्ट कमिंग है इन योर रिसर्च क्वेश्चन ओनली में भी, और या फिर ऐसी कोई चीज़ है जिसको तुम अकाउंट कर ही नहीं सकते। सपोज करो कि अब आज अपन जीडीपी मेजर करते हैं, उसके अपन शॉर्ट कमिंग्स पढ़ते हैं ना। ठीक है, सो दीज शॉर्ट कमिंग विल ऑलवेज एग्जिस्ट कि हम सिर्फ इसे इकोनॉमिक एंगल से देख रहे हैं प्रॉस्पेरिटी को, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सोशल प्रॉस्पेरिटी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर थिंग, वी जस्ट लुकिंग एट इट फ्रॉम एन इकोनॉमिक एंगल। तो ये जीडीपी की शॉर्ट कमिंग्स होती है और ये हमेशा रिकरेंटली हैपनिंग एरर होगा इसके अंदर। ठीक है, एंड इट विल बी डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, इट विल बी कॉज्ड बाय द प्रॉब्लम विच रिमेन्स पेरिनियली प्रेजेंट थ्रू आउट द इंक्वायरी। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल के थ्रू ये क्लियरली समझ में आ रहा है। इसका जो डिटेक्शन होता है और जो एनालिसिस होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, प्लस इट इज़ डिफिकल्ट टू हैंडल ऑल्सो। लेकिन जब रैंडम एरर्स की बात कर रहे हैं तो दे आर एब्रप्ट चेंजेस इन स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशंस डायरेक्टेड इन एनी वे and often detected in the measured data, usually caused by the shortcomings of the measurement apparatus used for the research। वो बोलते हैं ना कि जो रिसर्च एरर आता है, एक थोड़ा सा अपन एरर अकाउंट
करके ही चलते हैं। जैसे अपन कुछ भी कैलकुलेट करते हैं, इवन इन आर बजट व्हेन समथिंग इज कैलकुलेटेड, अपन थोड़ा सा मानते हैं कि हाँ एरर आया होगा, किसी ने कुछ डेटा नहीं दिया होगा, कुछ मेजरमेंट पैरेटिस में कुछ इशू हो गया होगा। मेजरमेंट पैरेटिस जरूरी नहीं कि कोई पैरेटिस ही हो, लाइक इवन इन द क्वेश्चन मेजरमेंट पैरेटिस एक सोशल सर्वे भी तो हो सकता है। तो मे बी द क्वेश्चन फॉर्मुलेशन वाज रॉन्ग, मे बी सम पीपल वर नॉट लिटरेट इनफ टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो कुछ भी हो सकता है रीजन, उसकी वजह से जो एब्रप्ट चेंजेस आते हैं उसको अकाउंट कर लेते हैं। दीज कैन बी डिटेक्टेड बाय द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड कैन बी मिनिमाइज्ड बाय एवरेजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स। बहुत सारी रीडिंग्स लो और उसको एवरेज कर दो, तो ये वाला जो एरर है उससे अपन मुक्ति पा सकते हैं। अब इनका स्ट्रैटेजी क्या है टू एड्रेस दीज टू एरर्स? पहले कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी चेक्स करते रहो। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों का मतलब मैंने बताया था एक एक वर्ड के अंदर, वो एक एक वर्ड ही नीचे कमेंट कर दो। बस ये मुझे बता दो कि वैलिडिटी को एक वर्ड में कैसे डिफाइन करोगे और रिलायबिलिटी को एक वर्ड में कैसे डिफाइन करोगे। सो यू कैन डू दैट। देन पायलट टेस्ट कर सकते हो एक प्रोजेक्ट को। सपोज करो मुझे एक बहुत बड़ी पॉलिसी लानी है, ठीक है। अब जैसे अपनी वो ही है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, व्हेन इट वाज सपोज टू बी लॉन्च, हमने हर जगह नहीं लॉन्च कर दी। पहले उन्होंने कुछ स्टेट्स में लॉन्च करी, कुछ बैंक्स में लॉन्च करी, कुछ एंटिटीज के लिए लॉन्च करी, एंड देन इफ इट इज सक्सेसफुल इट विल बी लॉन्च ऑन ए लार्जर स्केल। ये होती है पायलट टेस्टिंग, ठीक है। दिस इज अनदर मेथड टू एड्रेस मेजरमेंट एरर। द थर्ड थिंग इज स्टैंडर्डाइजेशन। हम स्टैंडर्डाइज करें हमारे मेजरमेंट मेथड्स को। कैसे? सपोज करो मैं इससे अगर ये मेरा क्वेश्चन का पैटर्न है इधर, तो अब हर स्टेट के अंदर सपोज करो अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। हर क्वेश्चन सपोज करो मैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट आया है, बट द सर्वे दैट वाज हेल्ड वाज कि यहाँ पे हर एक स्टेट के अंदर हल्का हल्का सा डिफरेंस था इन द क्वेश्चनर दैट वाज फॉर्म्ड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक एरर का स्कोप बढ़ जाता है। टू रिमूव दैट वी कैन स्टैंडर्डाइज द क्वेश्चंस, ठीक है। वी कैन स्टैंडर्डाइज द क्वेश्चंस फॉर ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। ये एक एग्जांपल हुआ टू मिनिमाइज द मेजरमेंट एरर्स। सो वी आर डन विद द सेकंड पेज, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पेज। देखो ये डिफिकल्ट नहीं है। द थिंग इज दैट दीज टॉपिक्स नोबडी प्रिपेयर्स, इट्स सो ईजी। अगर इसे प्रिपेयर करोगे तो इसके अंदर यू कैन स्कोर सो ईजिली, बिकॉज एकदम लॉजिकल है। और इसके अंदर अगर तुमको आता है तो तुम्हें आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। चलो, विद दैट ज्ञान इन योर आर्सेनल नाउ, लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड टॉपिक, अप्रोचेस टू क्वांटिटेटिव रिसर्च। जस्ट लेट मी स्विच द पेन, एक सेकेंड। यस, तो अब जब मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की अप्रोचेस की बात कर रही हूँ, तो अगर मैं बोलूँ इसके अंदर नॉन एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल दोनों आता है तो वही वियर्ड लगेगा। हमको लगेगा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं तो वी मस्ट बी टॉकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बट डोंट मेक दिस मिस्टेक। When we're talking about quantitative research, we have both non-experimental research and experimental research. अब बोल तो दिए मैंने ये दोनों टर्म्स, बट व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? देखो, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग वेरिएबल्स विदाउट एनी मैनिपुलेशन या फिर इंटरफेरेंस। मैं कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड विदाउट एनीबडी इवन नोइंग दैट आई एम देयर। एकदम साइड में खड़ी हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ और दुनिया को नेचुरल सेटिंग्स में ऑब्जर्व कर रही हूँ। While when we are talking about the experimental research, what you're doing is you're controlling the variables, you're manipulating the variables, and then you are conducting the research. तो चलो पहले नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा ईजी है, लग बड़ा रहा है लेकिन आसान है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं। फर्स्ट है द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन, देन इज क्वांटिटेटिव कोरिलेशनल रिसर्च, एंड द नेक्स्ट वन इज द कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। अब जब मैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन की बात कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लेनिंग द कंडीशंस एंड सेटिंग्स ऑफ वेरिएबल्स एज दे नेचुरली अकर। जैसे वो नेचुरल सेटिंग में आकर करें, मैं बस उसको वैसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं कुछ भी इंटरफेरेंस अपनी साइड से नहीं कर रही हूँ। अब इसका सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कि मुझे ऐसी रिसर्च करनी है जहाँ पर मैं वेरिएबल्स को बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं कर रही या ऑल्टर नहीं कर रही, एंड आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग द वेरिएबल्स इन अ नेचुरल सेटिंग, तो सबसे पहले दिमाग में ऑब्जर्वेशनल रिसर्च आएगा, राइट। तो अब ऑब्जर्वेशनल रिसर्च क्या होता है? जो लिखा है बिल्कुल वही होता है। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च के अंदर यू आर बेसिकली ऑब्जर्विंग पीपल इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। अब व्हेन वी टॉकिंग अबाउट ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, इसके अंदर भी मैंने 4 सब पॉइंट्स बनाए हैं, एंड इट इज़ गुड इफ यू नो द डिफरेंसेस बिटवीन दिस, एंड इफ यू मेंशन दिस, तुमको ब्राउनी पॉइंट्स हमेशा मिलेंगे। बट डू रिमेंबर, वेन एवर यू आंसर योर क्वेश्चन, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करना। दीज आर साइड टॉपिक्स, इवन इफ यू डोंट मेंशन देम दे आर फाइन, पर अगर मेजर चीज़ें मेंशन नहीं कर पाओगे तो इट्स एन इशू। लेट्स स्टार्ट विद नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। अब नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं तो यू कैन थिंक ऑफ अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। अगर एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, वो ही इज फोटोग्राफिंग एन एनिमल बीइंग अटैक्ड, तो उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, बट ही लाइक डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, ही विल फोटोग्राफ इट, बट ही विल नॉट इंटरप्ट विद द नेचर। तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन इज समथिंग लाइक दैट। इट इज नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग, बट आई एम ऑब्जर्विंग
द सब्जेक्ट्स और द वेरिएबल्स इन देयर नेचुरल सेटिंग्स, ठीक है, विदाउट इन्फ्लुएंसिंग देयर बिहेवियर। द सेकेंड वन इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब ये और भी ज़्यादा आसान है। अब देखो, मैंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का एग्जाम्पल देना है, तो अपन ने कुछ क्लासेस पहले वी रेड एन इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हु कंडक्टेड अ स्टडी इन रामपुरा विलेज। अब उसका जो सोशियोलॉजिस्ट है उसका नाम तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे। एंड व्हाई डू आई गिव यू दिस होमवर्क्स, ये इससे क्या होगा, तुम्हारा रिविजन होता जाएगा एंड यू वॉन्ट इवन रियलाइज, यू विल हैव टू गो बैक एंड लुक एट योर नोट्स एंड यू विल हैव टू थिंक कि अच्छा नहीं कहाँ पढ़ा था, किस में पढ़ा था, कौन था, इवन इफ यू आर फॉरगेटिंग। सो डू दिस होमवर्क, तुम्हारा रिविजन हो रहा है। प्लस व्हेन यू, अगर चलो सब लोग कमेंट लिखने में अनकंफर्टेबल भी हो, एटलीस्ट सम ऑफ यू शुड राइट ऑल द थिंग्स नीचे इन द कमेंट सेक्शन, सारे आंसर्स विद टाइम स्टैम्प्स। तो अगर और लोगों को भी तुम्हारे कमेंट से हेल्प मिल जाए टू रिवाइज, इट्स गुड ओनली, इट्स गुड टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, सो डू मेक दैट एफर्ट। एनीवे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वही होता है कि मैं इमर्स कर रही हूँ अपने आप को इन द लाइफ एक्टिविटीज ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट आई एम स्टडिंग। नेक्स्ट थिंग इज द कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, द रिसर्चर इज मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर द रिसर्च एनवायरमेंट एंड वेरिएबल्स टू स्टडी स्पेसिफिक बिहेवियर्स। मैं अपनी रिसर्च एनवायरनमेंट को भी और अपने वेरिएबल्स को भी कंट्रोल कर रही हूँ टू स्टडी देयर बिहेवियर्स। पर मैंने अभी तो बोला ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में कि मैं वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं करती, राइट। तो फर्क क्या है, मैंने इसको यहाँ पर फिर क्यों डाला, वो इसलिए डाला क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ डेलिबरेटली कंट्रोल नहीं कर रही। आई एम नॉट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ माई वेरिएबल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक माई स्टडी इन अ मोर सिस्टमैटिक वे। इसका एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज करो मुझे सोशल रिसर्च करनी है कि ये मार्केट प्लेस है, इसके अंदर यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मार्केट प्लेस नेचुरल सेटिंग है, मैं नेचुरल सेटिंग में स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। आई एम नॉट इन्फ्लुएंस द इन्वायरमेंट इस वाले केस में। पर मैंने क्या किया, इसके अंदर मेरे कुछ लोग जो थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं, मैंने इन्हें भेज दिए और मैंने को ये चेक करना है कि अगर इनसे 5 लोग जो मेरे लोग हैं, हर एक इंसान से 5 बार जाके डायरेक्शंस पूछते हैं तो लोग कितने जल्दी अनॉय होते हैं, मुझे ये चेक करना है। सो आई एम काइंड ऑफ कंट्रोलिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के थ्रू अपने डिपेंडेंट वेरिएबल्स को भी कंट्रोल कर रही हूँ। सो आई एम कंट्रोलिंग देम बट आई एम नॉट कंट्रोलिंग दी बिहेवियर दैट दे आर गोइंग टू शो। मुझे ये नहीं पता है कि किस तरीके से एक्ट करेंगे, इनको ये नहीं पता है कि इनके ऊपर रिसर्च हो रही है, ठीक है। सो इट्स नॉट अ डेलिबरेट कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कंट्रोल ऑब्जर्वेशन एंड इट इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल रिसर्च विच इज अ पार्ट ऑफ द नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च ओनली। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या हुई, मैंने एक प्री डिटरमाइंड स्ट्रक्चर या प्रोटोकॉल फॉलो किया टू कलेक्ट माई डेटा, दैट इज वेरी ईजी। Now let's move on to the next part of descriptive research design only. Descriptive research design का दोबारा मैं मतलब बता देती हूँ, you're describing and explaining the conditions and settings of variables as they naturally occur, ठीक है। अब केस स्टडी रिसर्च की बात कर लेते हैं। एक और चीज़ याद रखना, ये जो मैं चीज़ें मेंशन कर रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी तो इनमें से कोई भी चीज़ क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट नहीं हो सकती। इट इज़ वेरी प्रोबेबल कि जहाँ पर जो मेथड यूज़ हो रहे हैं वही मेथड्स हम सिमिलरली क्वालिटेटिव रिसर्च में भी किसी तरीके से यूज़ कर पाए। तो ऐसे डाउट मत लिख देना नीचे कि मैम ये वाला जो तरीका है इसको क्वालिटेटिव रिसर्च में भी तो यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, किसने बोला नहीं कर सकते। इसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च में भी तो यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम क्वालिटेटिव रिसर्च में भी यूज़ कर सकते हैं। इट जस्ट द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा इज गोइंग टू चेंज एंड हाउ वी आर कलेक्टिंग एंड वॉट वी आर कलेक्टिंग इज गोइंग टू चेंज, ठीक है। बट वी कैन यूज दीज मेथड्स इन बोथ द केसेस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट केस स्टडी रिसर्च, जो भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन का ही पार्ट है। नाउ केस स्टडी रिसर्च क्या करेगा, केस बाय केस स्टडी करेगा। इट विल फोकस ऑन एनालाइजिंग डिसीजंस, देयर इम्प्लीमेंटेशंस एंड आउटकम्स प्रिफर्ड फॉर स्टडिंग कंटेम्प्रेरी इवेंट्स और व्हेन बिहेवियर्स कैन नॉट बी कंट्रोल। जहाँ बिहेवियर कंट्रोल नहीं हो सकते, अब बिहेवियर अगर कंट्रोल ही नहीं हो सकता, मैं केस बाय केस बेसिस पे देखूंगी और फिर मैं आई विल कंडक्ट अ केस स्टडी रिसर्च एंड आई विल कलेक्ट न्यूमेरिकल डेटा ऑन द बेसिस ऑफ दैट। इट विल रिलाई ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड सिस्टमैटिक इंटरव्यूइंग, ओके। नाउ let's talk about the third one, archival analysis. Archives मतलब पता है, archives something related to history of course. archives में डाल दो, archive कर दो इस folder को, right? तो archival analysis involves analyzing primary historical records stored in an archive, जैसे कि journals, letters, speeches. obviously बात है नॉन ऑब्जर्वेशन, सॉरी क्या बोलते हैं इसे, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ही पार्ट बनेगा ये चीज़, राइट। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन का ही पार्ट है। आई एम नॉट एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ एनीथिंग, मैं नेचुरल उनकी सेटिंग्स में उनको देख रही हूँ, but I'm not following an experimental path or an experimental approach towards it, right? Next is survey research. अब सर्वे तो सबको पता है क्या होता है, इसको बताने का कोई मतलब नहीं है। There are 2 parts, cross sectional survey, longitudinal survey. इनको भी बहुत easily define कर रखा है, so we won't waste our time here, you can just read it up. The next thing is quantitative correlational research. अब ये क्या होता है? Now, what I'm doing here is I am measuring 2 variables और मैं determine भी कर रही हूँ कि इनके बीच में क्या correlation होगा, ठीक है। मैं डिटरमाइन कर रही हूँ कि इनके बीच में क्या कोरिलेशन होगा,
बट what I am not doing is determining causality. कॉजालिटी क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. जब भी मैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ तो वह एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात हो गई. तो मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च तो कर नहीं रही, ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है. सो आई एम डिटरमाइनिंग द कोरिलेशन बिटवीन देम, बट व्हाट आई एम नॉट डूइंग इज आई एम नॉट डिटरमाइनिंग कि उसके अंदर कॉजालिटी है या नहीं. जैसे सपोज करो एक एग्जाम्पल देते हैं. आई गिव एन एग्जाम्पल कि जो भी आइसक्रीम खाते हैं, मैंने ऑब्जर्व करा, मेरा रिलेशन था, कोरिलेशन ही निकला कि हुएवर इज ईटिंग आइसक्रीम इज वेयरिंग सनग्लासेस. बट मैं ये तो नहीं बोल सकती कि आइसक्रीम खाने से सनग्लासेस पहनने की इच्छा होती है, ऐसा तो नहीं है. रीज़न ये हो सकता है सनग्लासेस पहनने का कि आइसक्रीम लोग गर्मी में खाने जाते हैं, धूप इतनी होती है, लोग सनग्लासेस पहन लेते हैं, राइट. सो कॉजालिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पर एक कोरिलेशन हो सकता है कि जो आइसक्रीम खा रहे हैं वो सनग्लासेस पहने हुए हैं. ठीक है, कोरिलेशन में बना पा रही हूँ उधर, बट आई कैन नॉट डिटरमाइन कॉजालिटी हियर. क्लियर? इसको स्ट्रैटेजी क्या है टू एड्रेस. अभी लिमिटेशन भी तो हुआ इसका इसी तरीके से कि यू कैन नॉट, मतलब यू कैन नॉट एस्टैब्लिश अ कॉजल रिलेशनशिप हियर. तो अगर इसका ये चीज़ लिमिटेशन है कि मैं कॉजालिटी डिटरमाइन नहीं कर पा रही, तो इसका सोल्यूशन क्या है? कॉजालिटी क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, राइट. अगर मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का नहीं कर पा रही तो इसका सोल्यूशन है कि मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर लूँ. तो आई विल जस्ट फॉलो एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस, कंट्रोल ग्रुप्स एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लाइक रिग्रेशन एनालिसिस. अभी रिग्रेशन एनालिसिस इज अनदर होमवर्क ऑफ योर्स. यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट रिग्रेशन एनालिसिस इज. एक गूगल सर्च से पता चल जाएगा कि क्या होता है. ठीक है, एंड इट्स वेरी इजी, मतलब ऐसा कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है नहीं. ठीक है, सो आई विल वेट फॉर अ कमेंट. नेक्स्ट थिंग, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च. अब कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च का मतलब हुआ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च. It is used to identify cause-effect relationships or understand the impact of differences between two groups that already exist. अब इसके अंदर मैं I am trying to identify cause-effect relationships, causal comparative research में. तो ये experimental design में भी यूज हो सकता है. ठीक है, what I am doing here is, अब देखो, अगर मुझे सपोज करो there are, इधर बोला two groups that already exist, right? So I am saying rich and poor. These are two groups that already exist, right? अब मैं कोई थर्ड वेरिएबल, जैसे सपोज करो मैंने बोला टैक्स राइज. अब इस टैक्स राइज का क्या इम्पैक्ट होगा रिच पे या पुअर पे, ये अगर मुझे डिटरमाइन करना है. सपोज करो अगर मैंने टैक्स राइज किया तो पुअर आर मोर इम्पैक्टेड देन रिच आर. ठीक है, ये इम्पैक्ट हो रहा है. तो यू कैन सी व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन टू ग्रुप्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट. रिच एंड पुअर, द ग्रुप्स दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. मैं किसी एक वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट देख रही हूँ इन दोनों चीज़ों पे. ठीक है, सो दिस इज व्हाट कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च इज ऑल अबाउट. ठीक है, अब इसको ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने ये चीज़ देखा है कॉज इफेक्ट, तो इसे अपन एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ऑल अबाउट कॉजालिटी ऑफ कोर्स. यहाँ पे हम कॉजालिटी स्टैब्लिश करते हैं. अच्छा, एक चीज़ और, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कभी भी कॉजालिटी, वी विल नेवर ट्राई टू डिटरमाइन कि कॉजालिटी है या नहीं. ऐसा हो सकता है कॉजालिटी वाले जो चीज़ें हैं वो स्टैब्लिश हो रही हो, but causality is majorly a feature of experimental research only. ठीक है, because here you are manipulating the variables, और हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है. तो भी सीरियसली ट्राई हाइपोथेसिस में इटसेल्फ वी आर ट्राइंग टू डिटरमाइन कॉजालिटी बिटवीन दी वेरिएबल्स. सो इधर डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक ही होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक चीज़, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, विच विल ऑब्वियसली ट्राई टू लीड टू द फैक्ट कि हम इसके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है या नहीं. द सेकेंड थिंग दैट आई मेंशन्ड इज कंट्रोल. अब कंट्रोल का क्या मतलब हुआ? कंट्रोल क्या चीज़ कंट्रोल करना चाहेंगे? व्हाट डू यू थिंक वी विल ट्राई टू कंट्रोल हियर? वेल, एक्सपेरिमेंट्स हियर विल बी कंडक्टेड इन अ कंट्रोल सेटिंग. यू ट्राई टू एलिमिनेट कन्फाउंडेड वेरिएबल्स. अब इसके अंदर मैं एक चीज़ बोलूँ तो कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स, कंट्रोल, अगर मैं कंट्रोल सेटिंग में कर रही हूँ एक्सपेरिमेंट, तो मैं एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना, यहाँ पे 2 एरोज बनाना एंड राइट कंट्रोल ग्रुप एंड राइट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. इधर मेंशन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. 2 तरीके के ग्रुप्स होते हैं. अब एक चीज़ देखो, वेन एवर आई एम ट्राइंग टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अगर मुझे ये देखना है कि समोसा खाने से लोग लेजी होते हैं या नहीं, तो मैं एक ग्रुप को समोसा खिलाऊंगी और एक ग्रुप को समोसा नहीं खिलाऊंगी. तो अब मैं जिस ग्रुप को समोसा नहीं खिलाती हूँ वो मेरा बेसलाइन बनेगा. मैं उसी से डिटरमाइन करूँगी, अच्छा ठीक है, इस वाले ग्रुप को मैंने समोसा नहीं दिया तो ये सोए कम है, ठीक है, और इस वाले ग्रुप को मैंने समोसा दिया तो इनको ज़्यादा नींद आई. तो मैंने एक बेसलाइन बनाया, मैं एक किसी चीज़ से तो कंपेयर करूँगी ना. नहीं, तो ये जो ग्रुप है ना जिसको मैंने समोसा नहीं दिया वो हुआ मेरा कंट्रोल ग्रुप, और वो जो ग्रुप जिसको मैंने समोसा दिया वो हुआ मेरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, कंट्रोल ग्रुप कौन सा ग्रुप है? इट इज़ द ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट डज नॉट रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन.
और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा है? जिसको हमने एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट दिया है या फिर जिसमें इंटरवेंशन दिया है, जिसको हमने समूह से पकड़ाया, वो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है। रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन क्या हुआ कि कौन इंसान कंट्रोल ग्रुप में जाएगा और कौन इंसान एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाएगा वो हमें नहीं पता, और वो कोई भी हो सकता है, चांस की बात है। ये हम क्यों करते हैं? टू मिनिमाइज बायस। ठीक है। देन ऑफ कोर्स मेजरमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसके अंदर तो कोई डाउट ही नहीं है। एंड द लास्ट पार्ट इज रेप्लिकेबिलिटी। ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंट्स कैन बी रेप्लिकेटेड टू टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स। ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और याद रखना, हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, ये हम पहले से डिफाइन कर चुके हैं। इट इज अबाउट न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है। तो इसके टाइप्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ: RCTs, फील्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल क्लियर है, क्या होता है लैब एक्सपेरिमेंट, जस्ट रीड, इट्स वेरी इजी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट RCTs, ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स तुमने एक और जगह बहुत फेमस पढ़ा होगा। देखो, एक इकोनॉमिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है। और उन्होंने RCT का यूज करके पोवर्टी का एनालिसिस किया। अब उन इकोनॉमिस्ट का नाम जो है वो तुम नीचे मेंशन करोगे, दिस इज योर होमवर्क, डू इट। ओके। सर्च करना कौन है ये पता होना चाहिए, तुम कभी मेंशन भी कर सकते हो इधर ही इस एग्जाम्पल में भी। ठीक है। अब RCTs बेसिकली क्या है, ये रैंडमाइजेशन। RCT में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स रैंडमली असाइनिंग पार्टिसिपेंट्स टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। क्यों करेंगे? बिकॉज वी वांट टू रिमूव बायस। ठीक है। एंड देन वी आर गोइंग टू कंपेयर द आउटकम्स बिटवीन द टू ग्रुप्स विच विल हेल्प डिटरमाइन द ट्रीटमेंट्स इम्पैक्ट। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से तुमको एक और चीज़ याद आएगी, प्लेसीबो। प्लेसीबो क्या होता है नीचे लिखोगे और तो मुझे बताओगे हाउ इज इट एनी हाउ कनेक्टेड टू रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन और प्लेसीबो का क्या कनेक्शन है? ठीक है। नेक्स्ट इज द फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। नाउ फील्ड एक्सपेरिमेंट्स दे टेक प्लेस इन अ नेचुरल सेटिंग विद पार्टिसिपेंट्स अनअवेयर दैट दे आर पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये नेचुरल सेटिंग्स में हो रहा है और पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं है कि वो एक्सपेरिमेंट का पार्ट भी हैं। तो मैं बिल्कुल भी मतलब मेरे पार्टिसिपेंट्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि दे आर अ पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, बट रिसर्चर्स आर मैनिपुलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड दे आर ऑब्जर्विंग देयर इफेक्ट्स ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। मैं आसपास की जो इंडिपेंडेंट, मैं सपोज करो जो सेटिंग है, ये सेटिंग पूरी फेक, सॉरी ये तो नेचुरल सेटिंग में हो रहा है, तो ये सेटिंग है सपोज करो वही वाली चीज़ मार्केट प्लेस के अंदर हो रहा है। पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, फील्ड एक्सपेरिमेंट हो रहा है उनके ऊपर। मैंने यहाँ पे मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, उनको इस तरीके से डिटरमाइन किया है कि मतलब उनको मैं कंट्रोल कर रही हूँ। तो दीज आर हैपनिंग इन कंट्रोल सेटिंग। जो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन था ना, समथिंग लाइक दैट, वही हो गया फील्ड एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ भी। सो वी आर डन विद दिस वॉज रियली ईजी राइट, इतना डिफिकल्ट नहीं था। एक बार समझने लगी तो हमको सारी चीज़ें समझ में भी आ गई। एंड वी मेंशन दिस वी गेट एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से पढ़ते ही नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फोर्थ स्लाइड। फोर्थ स्लाइड है अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड एंड द थिंकर्स एंड स्कॉलर्स। अब देखो लिमिटेशंस क्या हुई। पहला है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का क्या मतलब हुआ? रिडक्शनिज्म का मतलब है रिड्यूसिंग सच कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमेना टू मियर नंबर्स। जो पॉजिटिविज्म का क्रिटिसिज्म था कि तुम एक साइन जो एक इतना कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमेना है, तुम उसे नंबर्स तक कैसे रिड्यूस कर सकते हो? हमेशा नहीं होता। तो तुम बेसिकली यू आर ओवर सिंप्लीफाइंग अ कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमेना। इसका एक एग्जाम्पल लूँ, सपोज करो पोवर्टी देखो। if I'm trying to measure poverty, what I look at is economic indicators. बट पोवर्टी तो मल्टी डिमेंशनल कॉन्सेप्ट है। मैं एक्सेस टू एजुकेशन भी देखूंगी, मैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी देखूंगी, पर वो सब अकाउंट फॉर नहीं करते ना अपन क्वांटिटेटिव मेथड में। तो दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड, रिडक्शनिज्म, राइट। देन ऑफ कोर्स लैक ऑफ कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। हम कॉन्टेक्स्ट तो देखते ही नहीं है, हम तो नंबर्स पे फोकस करते हैं। हम बिगर कॉन्टेक्स्ट या डीपर हम लोग इन डेप्थ स्टडी थोड़ी कर रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिड्यूस इट टू नंबर्स। Then of course it will not be able to capture the subjective experiences of individuals. हर इंसान की अलग मोटिवेशंस होती हैं behind their actions, but we cannot capture it. Ethical considerations. अब जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तब informed consent का consideration, या हम उनकी डेटा प्राइवेसी को तो हार्म नहीं कर रहे when we are collecting this data. So these considerations also arise. Over reliance on statistical significance. हम वही stats पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। इसका स्ट्रैटेजी क्या है? टू एड्रेस कि हम लोग अच्छे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज़ करें, टेक्निक्स को हम हमारी इंप्रूव करें और स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के बारे में समझें। और उसके वही चीज़ रिफ्लेक्सिविटी इसका सोल्यूशन है कि वी अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग, वी अंडरस्टैंड आवर बायस एंड वी ट्राई टू इरेज इट इवन बाय यूजिंग दीज मीन्स। देन डिफिकल्टी इन मेजरिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी वो समझाया वही चीज़ है। देन ऑब्जर्वर इफेक्ट एंड रिएक्टिविटी। ठीक है, ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या होता है? वही चीज़ कि अगर मैं तुम्हें ऑब्जर्व करूँ, मुझे पता है मैं तुमको ऑब्जर्व करूँ, देन देयर माइट बी अ केस जो सपोज करो कि इफ़ आई टेल यू कि ये फॉर्म है जो फीडबैक फॉर्म है, तुम ये भर दो,
नोबडी इज ऑब्जर्विंग, और तुम्हारे आंसर सिनोनिमस है, यू विल एक्ट अ डिफरेंट वे. अभी मेरा जो बॉस है वो यहाँ पे खड़ा हो गया, अब मैंने बोला तुम ये फीडबैक फॉर्म भर दो, लेकिन अनोनिमस है, पर मेरा बॉस सामने खड़ा है, उसको सब पता चल जाएगा, तो ये अनोनिमस सीरियसली नहीं हो सकता है. तो ऑब्जर्वर इफेक्ट एंड रिएक्टिविटी, उनका रिएक्शन चेंज हो सकता है. ठीक है. देन नेग्लेक्ट ऑफ द अनऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स. अब कुछ वेरिएबल्स हैं जिनको मैं ऑब्जर्व नहीं कर रही, जैसे कि मैंने पॉवर्टी के केस में बताया था, कुछ वेरिएबल्स को हम ऑब्जर्व करेंगे जिनको हमने अकाउंट में लिया, बट यूजुअली द फिनोमिनाज, द सोशल फिनोमिनाज आर वेरी कॉम्प्लेक्स. तो सोशल फिनोमिना जब इतना कॉम्प्लेक्स होता है तो हम उसे अगर मेजर करने की कोशिश करते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में, तो वी टेंड टू नेग्लेक्ट दी अनऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स, जो क्लियरली ऐसे दिखते नहीं है लेकिन उनका इम्पैक्ट होता है. लैक ऑफ कंटेक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी, ये वाला पॉइंट दोबारा रिपीट है एक तरीके से, लैक ऑफ कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग. देन इनएडिक्वेट फॉर एक्सप्लोरिंग सोशल चेंज, सोशल चेंज को एक्सप्लोर करने के लिए इनएडिक्वेट है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होता है. अब स्ट्रैटेजीज क्या है टू एड्रेस. पहला है ट्रायंगुलेशन. व्हाट इज ट्रायंगुलेशन? यू आर कंबाइनिंग क्वांटिटेटिव डेटा विद क्वालिटेटिव डेटा. ठीक है. एंड इट कैन प्रोवाइड अ मोर कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल फिनोमिना. इससे क्या होता है, रिसर्चर्स कैन कैप्चर बोथ न्यूमेरिकल ट्रेंड्स भी एंड कॉन्टेक्चुअल नुआंसेस भी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. तो हम ट्रायंगुलेशन करेंगे सो दैट वी कैन रिमूव बायस. मिक्स मेथड्स रिसर्च वही चीज़ है, दोनों चीज़ों को मिला दो, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स को मिला दिया, एंड देन वी डिड अ रिसर्च. रिफ्लेक्सिविटी, यू ऑलरेडी नो. देन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग, you are ensuring that the selection of a diverse and representative sample can mitigate potential biases and enhance the generalizability of findings. Easy. Longitudinal studies. Longitudinal studies मतलब over the time मैंने studies करी है. मतलब सपोज करो एक ग्रुप का मैंने कुछ बोला था कि देखो ऐसी चीज़ होती है, मैंने कुछ डिबेट का टॉपिक दिया एंड आई सेड कि इस पर क्या ओपिनियन है, एंड देन आई मेड देम वॉच अ मूवी, और उसके बाद इनका ओपिनियन चेंज हो गया. ठीक है. तो अब यहाँ पर भी ये सेम इंसान था और यहाँ पर भी सेम इंसान था, पर इनके अब विचार तो पूरे बदल चुके हैं. सो व्हाट आई डू इज टू रिमूव दिस, आई डू लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज. आई एम डूइंग स्टडीज ऑन द सेम ग्रुप ओवर टाइम. मैंने इधर भी ऑब्जर्व करा, फिर इधर भी ऑब्जर्व करा, फिर कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करा, और उसके बाद उसका एवरेज आउट किया. तो दिस इज अ स्ट्रैटेजी टू एड्रेस द डिफेक्ट्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च. ठीक है. अब मैंने थिंकर्स एंड स्कॉलर्स यूं ही 2 मेंशन कर दिए हैं, इसका ऐसे कुछ मेंशन करने की बात नहीं थी, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि हाँ ये लोग कुछ लोग हैं जिन्होंने क्वांटिटेटिव मेथड्स को वो बोला था. अब तुमको जो बेसिक हैं क्वांटिटेटिव थिंकर्स वो तुम ईजी हैं कि कौन पॉजिटिविस्ट है, वो मोस्टली बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वांटिटेटिव मेथड्स पे भी रिलाई करते हैं. ठीक है. तो यू कैन थिंक ऑफ द पॉजिटिविस्ट थिंकर्स यहाँ पे एग्जाम्पल्स के लिए, बट आई हैव गिवन सम मोर एग्जाम्पल्स स्पेसिफिकली. अगर इनका तुम नाम याद करोगे और मेंशन करोगे, यू कैन स्कोर एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स. ठीक है. नाउ वी स्टार्टिंग विद क्वालिटेटिव रिसर्च.